और प्रतिनिधित्व का मतलब है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी कहाँ पर? धन में, धरती में, रोजी में, रोजगार में। देश के प्रत्येक साधन और संसाधन में जो है हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का मामला आरक्षण है, जो गरीबी मिटाने का नहीं है। जो लोग कहते हैं कि गरीबी मिटाने होगा तो ये कार्यक्रम है, बिल्कुल नहीं है, वो अपने दिमाग से निकाल दे। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने गरीबी से उठने के लिए नहीं बात की है, हिस्सेदारी की बात की है। और हिस्सेदारी मैंने उसका तकनीकी शब्द प्रतिनिधित्व है। और भारत के संविधान की जो अनुच्छेद 16(4) है उसमें लिखा है एडक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एडक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है समुचित भागीदारी, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। और पर्याप्त कब तक? जब तक उसकी आबादी के हिसाब से व्यक्ति शासन, प्रशासन, धन, धरती, रोजी रोजगार में ना हो जाए तब तक वो जारी रहेगा, हटेगा नहीं बिल्कुल भी। ये उसका मतलब है। और उसने लिखा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट टू मेक एनी प्रोविजन एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया विच इज नॉट एडक्वेटली रिप्रेजेंटेड। उसका मतलब है कि ये जो आर्टिकल है समानता का अधिकार होते हुए भी पिछड़े वर्गों के किसी भी समूह का जिनका राज्य की राय में प्रतिनिधित्व कम है उसका प्रतिनिधित्व बनाने में रोकेगी नहीं है। क्योंकि मैं आपसे पहले ही बताया कि जब तक हमारा मानसिक उन्नयन नहीं होगा, मानसिकता में उन्नतपन नहीं आएगा, तब तक हम लड़ाई न तो हम संसद में लड़ सकते, न हम सदन में लड़ सकते, न विधानसभा में लड़ सकते। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में इस बात को रखना होगा कि आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, धन, धरती, रोजी रोजगार और देश के प्रत्येक साधन और संसाधन में। तब हमारे मन में इसको लेने की इच्छा आ जाएगा तो वो किसी की भी बेहतरी नहीं है। और दूसरी बात, अभी EWS के ऊपर बहस चल रही है, बड़े बड़े वकील लोग बहस कर रहे हैं। होता क्या है कि जब पिछड़ी जातियों का आरक्षण का मामला आता है तो उसे कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट उसको लंबे समय तक पेंडिंग कर देती है और उसको सुनवाई नहीं करती। लेकिन जब EWS का आरक्षण आया तो वो भी कोर्ट में गया और उसकी सुनवाई तत्काल हो गई। पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है उसका मामला जब कोर्ट में जाता है तो क्या होता है, उसमें जो है सुनवाई कर देते हैं और स्टे लगा देते हैं, कई साल तक स्टे ऊपर रहता है। लेकिन EWS के मामले में स्टे नहीं लगाया, उसमें तत्काल को आगे कर दिया और इस समय उस पर बहस जारी है। उसमें वकीलों ने जो दलील रखी है, मैं आप लोगों के सामने उसको भी रखना चाहता हूँ। तो दलील का मतलब ये है, उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से उन्नत बनने की हमें आवश्यकता बाद में पड़ेगी, पहले हमें शासन, प्रशासन, धन, धरती, रोजी रोजगार में हिस्सेदारी चाहिए, जो आज हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो हिस्सेदारी कहाँ नहीं है? किसी भी साधन संसाधन नहीं। तो शक्ति के जो भी स्रोत हैं, शक्ति के जितने भी स्रोत हैं उनमें हमारी वाजिब हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये वाजिब हिस्सेदारी का क्या मतलब है? और शक्ति के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं? जैसे शैक्षिक रूप से शिक्षा एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है आज का। खासकर इन छपरा जातियों की जो आपने बात की, हमने बात की, हम उनकी बात करते हैं, हम पूरे दबे कुचले समाज की बात करते हैं कि कितना कितना हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में है, कितना कितना राजनीति के क्षेत्र में है और कितना अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, मैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था से शुरुआत करता हूँ। तो आर्थिक व्यवस्था जो है जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। अभी बताया मिश्रेलाल जी ने कि 10,000 रुपये खर्चा इस कार्यक्रम में आया और मैं अपनी बच्ची की फीस देने लायक भी नहीं हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, सोचिए मेरे मुझे पूछी जाए। तो ये अर्थ है, व्यवस्था है इस, और इसको हम देखें तो इस देश की जितनी भी धन संपदा है वह इस देश के टॉप 10% लोगों के हाथ में आ गई है। इस देश की जितनी भी धन संपदा है, गौर करिएगा इसकी बात के ऊपर। ये मैंने कहा बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसको ऑक्सफैम एक संस्था है वो बनाती है, उसने एक आंकड़ा निकाला है कि जो इस देश की 100% जो धन संपदा है
उसमें से 90% धन संपदा इस देश के 10% लोगों के हाथ में चली गई है। और हम अकेले कितने हैं? 14% लोग हमारे 17 जाति के लोग हैं। तो उनके पास कितना बंटवारा होगा इसका? कितने उद्योग धंधे हमारे इस दबे कुचले समाज के पास है? कितने फैक्ट्रियाँ हमारे इस समाज के पास हैं? और इसके साथ साथ कितना धन धरती हमारे पास है? हम सब लोग लैंड लैस हैं। किसी के पास 10 बीघा 5 बीघा जमीन होगी, वो कोई एक रेयर बात होगी। तो ये केवल बताया कि 50% आबादी के पास केवल 4 ही प्रतिशत धन धरती रह गई है, बाकी सब 10% लोगों के हाथ में आ गई। और 10% कौन लोग हैं? वो जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग है। और जन्मजात सुविधा भोगी वर्ग कौन है? आप लोग जानिए कौन है? सब लोग जानते हैं, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बता। तो 10% सुविधा भोगी जन्मजात वर्ग के पास में है। तो हम लोग अपना स्तर नाप सकते हैं कहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। दूसरी बात, राजनीति के क्षेत्र में हम लोग देख लें तो राजनीति भी उन लोगों के हाथ में है। पूरे देश की राजनीति में भी वही धन धरती कौन सी राजनीति का काबिल है। देखिए करवाए, दोनों का मकसद है। तथा तो बुद्ध ने कहा है, कोई अपराध करे या करवाए, कोई हत्या करे या करवाए, कोई गुलाम बनाए या बनवाए, उसका सेम फल वही होता है। तो हमको वहाँ पे देखना होगा। तो राजनीति में भी हमारी बाकी हिस्सेदारी नहीं है। दूसरा है शक्ति का जो स्रोत, तीसरा वो है शिक्षा। और शिक्षा की अगर हम बात करें, अभी तक 40 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और उनमें हमारे इस दबे कुचले समाज के जो प्रोफेसर हैं, 0 प्रोफेसर बताए गए हैं। कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी 1% और 2%। जो प्रोफेसर होता है, पहले भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोशन से भी बनता है और डायरेक्ट भी नियुक्त होता है। उसके बाद प्रोफेसर का प्रमोशन भी होता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। हम जो प्रोफेसर बने हैं प्रमोशन होने की गाड़ी में, हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बने हैं, सीधे नियुक्ति नहीं हुई है। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है प्रोफेसर का, वो 0% है। उसको लोग क्या हमारे समाज के लोग PhD नहीं किए हैं कहीं? क्या PhD करके जो है बैठे हुए नेट